स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। सो कल आप सबको पता है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था। तो भारत में जैसे प्रथा चलती है, हम कुछ भी नई चीज़ इनॉग्रेशन करते हैं, जो उसमें आते हैं तो हम उनको गिफ्ट प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही सभी एमपीज को एक गिफ्ट हैम्पर प्रदान करा गया। उस गिफ्ट हैम्पर में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी थी, यानी कि संविधान की कॉपी भी दी गई। तो कुछ एमपीज ने ये देखा कि ये जो नई संविधान की कॉपी हमें दी गई है, इसमें जो प्रियम्बल है उसमें दो शब्द नहीं है। वो दो शब्द थे सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो इस बात से ये जो न्यूज आप पढ़ रहे हो, यहां से मुद्दा उठ गया। लेकिन देखने लायक बात यह है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में हमने अपना संविधान अडॉप्ट करा, लेकिन ये दो शब्द तो संविधान के ओरिजिनल कॉपी में भी नहीं थे। ये शब्द हमने इनकलकेट करे 42nd अमेंडमेंट 1976 से। तो क्या 1950 से लेकर 1976 तक भारत सेक्युलर और सोशलिस्ट नहीं था? और 1976 के बाद अगर हमने इनको एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल में इनकलकेट कर दिया तो उसके क्या रिपरकशंस हुए? और क्या भारत अगर सेक्युलर और सोशलिस्ट कंट्री है तो वो क्या सिर्फ प्रियम्बल से ही है, कोई और प्रोविजंस नहीं है क्या? तो सब कुछ ही आज की क्लास में एक्सप्लोर करेंगे सोशलिस्ट एस्पेक्ट के नजरिए से कि क्या रिपरकशंस होंगे अगर रिमूव कर दिया जाता है। ये थे तब भी प्रियम्बल, तब भी भारत एज अ कंट्री सोशलिस्ट और सेक्युलर था। जब ये पहले नहीं थे तब भी था, अब हटा दिए जाएंगे तो तब भी रहेगा। तो कैसे ये सब चीज गेम प्ले होगा, तो आज की क्लास में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल कॉपी में जो प्रियम्बल है उसमें 3 ही शब्द थे। जैसे आप पढ़ते हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ 3 शब्द, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी की जी की सरकार आती है, वो 42nd अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट एंड सेक्युलर 2 शब्द ऐड कर देते हैं। ये प्रेजेंट डे कॉपी है। अच्छा, एक आपने और फैक्ट सुना होगा ना कि सारे के सारे संविधान में एक ही आदमी है जिनका नाम दर्ज है। वो आर्टिस्ट थे, उनका नाम है बियोहर राम मनोहर सिन्हा। तो ओरिजिनल कॉपी यहां पे उनका नाम दर्ज है, आप देख लीजिए फैक्ट जो सुनते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मुद्दा है कोई नया मुद्दा नहीं है। 2000 अगर हम बात करें 20 की, 2022 की आई गेस, तो 23 सितंबर को जो अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं उन्होंने भी पिटीशन फाइल करी थी कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो शब्द हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर ये हटा दीजिए। 2015 में भी उस वक्त के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के यूनियन मिनिस्टर थे, ठीक है, उनका नाम था रविशंकर प्रसाद जी, आप फोटो देख सकते हो उनकी। तो उन्होंने भी बोला था कि जी इन शब्दों को हटा देना चाहिए। उनको जो आर्ग्यूमेंट हुआ तो उनको पूछा गया क्यों। उन्होंने बोला कि जब नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था या बनवाया था उस टाइम पे वो थे, तो क्या उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि मैं ये 2 शब्द क्यों नहीं डलवा रहा, है ना? और अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई अभी शब्द नहीं डलवाने चाहिए, अगली जनरेशंस आएंगी, वो अपने हिसाब से देश की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए उसको देखेंगे और वो ही डिसाइड करेंगे, तो आज अगर हम इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? तो चलिए यहां से अभी हम समझेंगे सबसे पहले सारी न्यूज को समझने के लिए, सारे मुद्दे को समझने के लिए कि हिस्ट्री या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है सोशलिज्म का। ये चीज क्या है सोशलिज्म? हम बोलते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या है ये वर्ड सोशलिज्म? तो अगर आपको सोशलिज्म का कॉन्टेक्स्ट समझना है तो आपको उसके लिए समझना होगा कैपिटलिज्म। तो बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की, कहानी समझ लीजिए, बाद में स्लाइड्स में यू कैन रीड इट। और कोई भी अभी न्यूज 3-4 दिन ये चलेगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट न्यूज। कैपिटलिज्म में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई ना, तो कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को फोकस करती थी। इसमें जो फोकस रखा जाता था वो इंडिविजुअल पे फोकस रखा जाता था। तो जो रिच क्लास होती थी वो बिल्कुल मतलब बिना कोई रहम करे जो अपनी पुअर क्लास होती थी उससे काम करवाती थी। जब उनसे काम करवाएगी, सब फायदा कौन लेके जा रहा है? एक ही आदमी। तो इससे समाज में आई इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी आई तो जो ये वाला समाज था जो एक्सप्लॉइट कर रहा था, ये और बड़ा हुआ, ये और नीचे हुए। तो इन्होंने इनको एक्सप्लॉइट करना और ज्यादा शुरू करा। जब इनकी एक्सप्लॉइटेशन बढ़ी तो एक दिन ऐसा आया, इनको ये रियलाइजेशन हुई और शुरू हुआ रिवॉल्ट। ठीक है, अगर आप यहां पे देख रहे हो, इन द वेस्ट विच लीड टू ह्यूज इनइक्वालिटी से एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा और इसने दिया रिवॉल्ट। ठीक है, तो इस रिवॉल्ट से जो इसे विद्रोह था कि जब उनको पता चला कि हाँ हमें सप्रेशन करा जा रहा है, सब फायदा एक ही चीज लेके जा रही है, इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं समाज में, काम हम लोग कर रहे हैं, फायदा कोई और लेके जा रहा है। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट इजाद होता है। कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कम्युनिज्म का।
ठीक है, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। पर अगर आप देखो कि कैपिटलिज्म से सोशलिज्म आया क्यों, तो वो सोशलिज्म वाले चाहते थे कि जी इंडिविजुअलिस्टिक फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस करिए सोसाइटी एज अ होल पे, सारे समाज का भला होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब जहां पे कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी चीज है जो अमीरों को फायदा दे रही है, उसकी ओनरशिप एक बंदे के हाथ में नहीं, सारी की सारी सोसाइटी के हाथ में रहे, तो उसको बोलते हैं सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। यानी कि हम चाहते हैं सोसाइटल ओनरशिप ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो सबका हक हो, और बाद में सबका अगर हक होगा तो सब उससे सोशल इक्वालिटी अचीव कर पाएंगे और उससे इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। क्लियर? चलिए, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो भारत में जो सोशलिज्म हमें देखने को मिलता है वो नॉर्मली जो दूसरे देशों का सोशलिज्म है उससे डिफरेंट है। भारतीय सोशलिज्म को बोला जाता है इंडियन सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म या नेहरूवियन सोशलिज्म। अब ये फेबियन या नेहरूवियन सोशलिज्म है क्या, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कम्युनिज्म को। तो कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल ओनरशिप थी, फोकस इंडिविजुअल पे था। सोशलिज्म में हम बोले सोसाइटल ओनरशिप चाहिए, लेकिन ये था क्या बदलाव, इंडिविजुअल टू सोसाइटल। लेकिन बदलाव आएगा कैसे, और अगर सोसाइटल ओनरशिप में हमें लोगों का भला करना है तो वो भला होगा कैसे। कम्युनिस्टिक सोच का ये मानना था, अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं, कि जी जो ये बदलाव आएगा, मान लीजिए कोई बंदा एक फैक्ट्री का मालिक है, आप सब वर्कर्स इकट्ठे होके जाओ, उसको मार दो, वायलेंटली ओवरथ्रो कर दो और खुद ओनरशिप ले लो। कम्युनिज्म का ये मानना था, वायलेंट अपथ्रो ऑफ पावर। लेकिन अगर हम भारतीय सोशलिज्म की बात करते हैं तो ये बोलता है सोशलिज्म होना चाहिए, ठीक है, लोगों का भला होना चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन वो इक्वालिटी लाएगा कौन, लोग इकट्ठे होकर कैपिटलिस्ट के पास जाके उनको मारेंगे नहीं। ये सोशलिज्म स्टेट लेके आएगी, जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेड सोशलिज्म। ठीक है, आप जरा सा समझिए कि सोशल इक्वालिटी लेके आनी है, लोगों के हाथ में, मासेस के हाथ में पैसा हो। हमने लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, आजादी के बाद हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। जिनके पास ज्यादा लैंड थी उनको एक सीलिंग रखी गई कि आप इतनी लैंड ही रखिए, बाकी सरकार ने ले ली, लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो क्या था, वो सोशलिज्म था। लेकिन क्या इसमें लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे? नहीं। किसके थ्रू हुआ? स्टेट के थ्रू हुआ। ये है भारतीय सोशलिज्म, इसको बोलते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म। क्लियर? तो ये है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट भारत में। क्लियर? आप ये पढ़ लीजिएगा, यहां से आई हैव इनकलकेटेड एवरीथिंग। तो ये जो कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स वाली फोटो है, और ये अपना भारतीय सोशलिज्म यानी कि नेहरूवियन सोशलिज्म। चलिए अभी कहानी शुरू करते हैं इस डिबेट की, इनकलकेशन के डिबेट की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केटी शाह और ब्रजेश्वर प्रसाद जी थे, जिनका यह मानना था कि ये शब्द जो हैं यो इनकलकेट करा जाए संविधान की ओरिजिनल कॉपी में। लेकिन तब बी आर अम्बेडकर जी आते हैं, और बी आर अम्बेडकर जी का यह आर्ग्यूमेंट था कि स्टेट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, ये आज हम डिसाइड नहीं कर सकते। समा बदलेगा, कंडीशंस बदलेंगी, ग्लोबलाइजेशन के चलते या वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड शायद हो सकता है। मान लीजिए उनको, ठीक है, ये अंदाजा नहीं होगा कि ग्लोबलाइजेशन आएगी, पर उनको ये पता था कि समाज बदलेगा जरूर, और उस बदल के समाज के चलते हुए जो तब की जनरेशन होगी भारत की, वो अपने लिए निश्चित करेगी कि हमें अपना कैसा पॉलिटी या कैसी इकोनॉमी रखनी है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने सोशलिस्ट को इनकलकेट करने से मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद उनका यह भी मानना था कि अगर आप सिर्फ बोल रहे हो कि प्रियम्बल में शब्द डाल दीजिए और फिर ही भारत सोशलिस्ट बनेगा या सेक्युलर बनेगा, तो बी आर अम्बेडकर जी ने बोला आपका यह भी मानना गलत है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि हमने अपने संविधान में सिंस डे वन, पहले दिन से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट करे, और उसका आर्टिकल नंबर 39 बोलता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना। ये देखिए आर्टिकल 39 बोलता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और वो क्या है, वो सोशलिज्म ही तो है। उसके बाद अगर आप बोलते हो कि सेक्युलरिज्म को एक्सप्लिसिटली इनकलकेट करो, आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंडिविजुअल हैज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन, है ना। तो सिर्फ प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली लिखने से ये नहीं आएगा, ऑलरेडी हमारे संविधान में है। प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हैं नहीं चाहते, वो होगी कैसी टेंडेंसीज, वो आप अगली जनरेशन पे छोड़ दीजिए। तो ये था डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पॉलिटिकली। दूसरा आपको यह भी समझना होगा कि जो एक इंटरनेशनल एंगल था, आप समझिए भारत जिन कंडीशंस में आजाद हुआ 1947 में, 1950 तक हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो वक्त किस चीज का चल रहा था, कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर क्या था, शीत युद्ध, मतलब आइडियोलॉजिकल वॉर,
ठीक है, कोई लड़ नहीं रहा था वॉर फील्ड पे जाके, ठीक है, ये आइडियाज की वॉर थी। तो दो आइडियाज थे, एक कैपिटलिस्ट आइडिया था, एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडिया था। लेकिन तब तक इस सोशलिज्म शब्द की इतनी अंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में नहीं बनी थी कि वो सोशलिज्म को फेबियन सोशलिज्म अलग से, नेहरूवियन सोशलिज्म अलग से, नॉर्मल सोशलिज्म अलग से और कम्युनिज्म अलग से समझ पाए। तब दो ही ब्लॉक थे। तो अगर हम उस वक्त के ऊपर जो लोगों के मन में सोशलिज्म की अंडरस्टैंडिंग थी वो रशिया ब्लॉक की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ रिलेटेड थी, तो माना यह भी जाता कि अगर उस वक्त के ऊपर भारत मान लीजिए लिख देता अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशलिज्म, तो यह भी माना जाता, वेस्ट ये मानता कि शायद हम रशिया की तरफ इनकलकेटेड हैं। लेकिन हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी? ना हम यूएस के साथ जाएंगे, ना वेस्ट ब्लॉक के साथ जाएंगे, ना रशिया के साथ जाएंगे, यूएसएसआर अर्स्टवाइल यूएसएसआर के साथ जाएंगे। हम क्या रहेंगे? नॉन अलाइंड। भारत ने शुरू करी थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो कुछ ये भी कारण थे सोशलिज्म ना एज ए सोशलिस्ट शब्द ना इनकलकेट करने के तब, ठीक है। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता है जी, तो ये इट वाज एग्जांपल, ये देश जो आप लाल कलर में देख रहे हो ये हैं कुछ यूएसएसआर, जो दूसरा ब्लॉक था सोशलिज्म कम्युनिज्म वाला ब्लॉक था, और ये था अपना क्या बोलते हैं जिसको कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रे दिख रहे हैं नॉन अलाइंड थे जिनको भारत लीड कर रहा था। चलिए, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। तो कुछ इस तरह से जो बाडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सवाल ये उठता है जी कि फिर 1976 में ऐसा क्या हुआ कि हमने इनकलकेट कर दिया। तो उसके पीछे अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस वाला कारण देखें तो तब तक लोगों के मन में थ्योरेटिकली भी ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि जी सोशलिज्म डिफरेंट तरीकों का हो सकता है, ठीक है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग थी फेबियन सोशलिज्म वाली, स्टेट लेड सोशलिज्म वाली, जो मैंने लैंड रिफॉर्म्स की एग्जांपल दी, तो वो भी एक डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। दूसरा जो मेन पॉलिटिकल रीजन था, जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उनको अपना जो वोट बैंक था वो पुअर पीपल में सीमेंट करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ का। अभी गरीबी हटाओ का नारा क्या है कि पुअर्स में पॉवर्टी को रिमूव करेंगे। ये कौन सा सेक्शन है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे सप्रेस हो रहा था, ठीक है। तो इनके मन में और एश्योरिटी देने के लिए, वोट बैंक और पक्का करने के लिए ये जो शब्द था सोशलिस्ट इनकलकेट 42nd अमेंडमेंट में करा गया। तो दो रीजन थे, इंटरनेशनली समझ आ चुकी थी कि जी फेबियन सोशलिज्म, स्टेट लेड सोशलिज्म कुछ है, और अगर हम सोशलिज्म अभी इनकलकेट कर लेंगे तो ऐसा नहीं माना जाएगा विश्व भर में कि हम यूएसएसआर की साइड पे चले गए, राइट। और लास्टली ये समझ आ चुकी, और याद थी जो पॉलिटिकल मोटिव था, क्लियर। ये आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से बॉलीवुड भी हो गया था इन्फ्लुएंस, इससे मूवीज भी आने लगी थी। चलिए, उसके बाद कि जो इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, सोशलिज्म हमने कर दिया, एक्सप्लिसिट हो गए। फिर एक सिनेरियो आता है 1991 का, बीओपी क्राइसिस आए, हमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट करनी पड़ी। तो सोशलिस्ट कैरेक्टर जो भारत का है उसके ऊपर शक करा जाने लगा। इसके पीछे का जो स्कूल है जो इस प्रोसेस ऑफ थॉट में मानता है, उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते होगे कि मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब। तो जब ये आए तो उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए कि 1990 के बाद जो भारत में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटीज हैं, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज यानी कि आज का आप छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन देख लीजिए, गुजरात मुंबई और महाराष्ट्र रीजन देख लीजिए, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। उसके बाद ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट को ये कोट करते हैं। तो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, भारत की 70% जो वेल्थ है वो 1% लोग होल्ड करते हैं। तो सोशलिज्म है कहां पे? ये तो कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला सीन हो गया जी, राइट। उसके बाद ये बोलते हैं कि पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ डेप्रीविएशन, ठीक है। तो उसने भारत में जो भूख है, जो हंगर है, जो मैल न्यूट्रिशन है, उसको इंक्रीज करा है। और ये स्कूल ये भी बोलता है कि दो नंबर्स में लोग कम हुए होंगे, ठीक है, कि नंबर्स में तो पुअर पीपल कम हो गए, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में उनकी गिनती अभी भी कम नहीं हुई है। तो इनको बोला ठीक है, आप लोग फैक्ट कोट कर रहे हो, कुछ एविडेंस है? तो ये बोले कि जो आप नक्सल मूवमेंट्स देख रहे हो, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, और भी बहुत एग्जांपल्स दी इन्होंने, लेकिन क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। ये बोले जो नक्सल मूवमेंट्स हैं, इसका इफेक्ट आप देखो कि सिंस 1990s जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। आप रिसेंट दांतेवाला नक्सल अटैक देख लीजिए, जिसने 10 पर्सनल्स को मारा, और वो बॉम्ब का अटैक इतना बड़ा था कि 10 फीट गहरा खड्डा हो गया, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये इसके इफेक्ट्स ही तो हैं, और क्या है ये, क्लियर। उसके बाद अगर हम फाइनली इस सब बातों को कंक्लूड करते हुए इस चीज को वैल्यूएट करें कि जी सोशलिस्ट
जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जब आजाद हुआ नहीं था, हमने एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल में नहीं डाला था सोशलिस्ट, हम तब भी थे। 1976 के बाद अगर एक्सप्लिसिटली आ गया, हम तब भी सोशलिस्ट थे। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ने नहीं डाला है, हम तब भी सोशलिस्ट हैं, ये फर्क नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रियम्बल डिसाइड नहीं करेगा। द रीजन बीइंग, मैं आपको मान लीजिए कि ठीक है, अब जो सिचुएशन हमने डिस्कस करी, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हाँ नक्सलाइट्स अटैक हैं, एक्सेप्टेड, बट गवर्नमेंट का नेचर सोशलिस्ट भी तो है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, 11वें और 12वां 5 ईयर प्लान था, उसमें क्या मोटिव था? इंक्लूसिव ग्रोथ का, अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस्ड थे। सबसे बड़ा एग्जांपल आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट का, पीएम किसान, स्टेट लेड सोशलिज्म में क्या था? लैंड रिफॉर्म्स हम लेके आए, सबसे बड़ी मैंने एग्जांपल याद रखने को बोला, जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनसे लेके किनको दे रहे थे? गरीबों को। आज भी पीएम किसान के अंदर 6,000 रुपए 3 किश्तों में दिया जाता है। लेकिन सरकार जो ये पैसा आज के फार्मर्स को दे रही है, वेल एंड गुड, ये पैसा सरकार के पास आ कहां से रहा है? लोगों को टैक्स करके। टैक्स कौन दे रहा है? अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करो तो उसमें से अमीर ज्यादा टैक्स देता है, गरीब कम टैक्स देता है, या मीडियम इनकम वाला कम टैक्स देता है। तो सरकार के पास पैसा आ रहा है टैक्स लेके, लोगों का पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। क्या है ये? स्टेट लेड सोशलिज्म ही तो है, ठीक है। और 14 करोड़ जो फैमिलीज हैं वो इससे बेनिफिट होंगी। उसके बाद स्कीम्स लाइक मनरेगा, सरकार काम दे रही है। राइट टू एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन है, लेकिन उसका खर्चा जो है सरकार करिए, सरकार के पास खर्चा, लेकिन आ कहां से रहा है? बाकियों को टैक्स करके, ठीक है। और लास्टली अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करो, जिसमें सोशल सिक्योरिटी का नेट प्रोवाइड करा जा रहा है जैम ट्रिनिटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है अकाउंट्स में। उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, सरकार सब्सिडीज वगैरह दे रही है। क्या है? दिस इज सोशलिज्म, राइट। सो इन द एंड आप कंक्लूड कर सकते हो, जो भी ये स्कीम्स का हवाला देके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी भारत जैसी कंट्री में, जिसके पास बहुत एक्सेसिव नंबर्स ऑफ पुअर आज भी 21st सेंचुरी में हैं, एंड दैट इज अ बैड थिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा बुरी चीज है, लेकिन उस कंट्री के लिए जिसमें आज भी नंबर ऑफ पुअर्स अगर डिक्रीज हो गए, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में पॉवर्टी डिक्रीज नहीं हो पाई है, तो सोशलिज्म जैसी आइडियोलॉजी हमेशा रेलेवेंट रहेगी। और चाहे एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल में रिमूव भी हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कोई भी अगर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती हैं, उन्हें सस्टेन करने के लिए सोशलॉजी, जो सोशलिज्म की पॉलिसीज हैं, वो अपनी पॉलिसी में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। So socialism will always remain relevant for a country like India, which has a lot of number of poor, right? So on this note, we'll conclude this class. I hope you like this lecture. Secularism को, if you want it, तो हम किसी दिन और 15-20 मिनट का वीडियो बना के इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। Thank you so much. See you guys in the evening. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।